हेलो फ्रेंड्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्रॉक्स कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू ग्रेविटेशन से। ठीक है, देखो यार, इस चैप्टर का वेटेज की अगर बात करूं तो जो इसका एनर्जी वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन हमेशा रहा है। जैसे अभी 2021 का भी अगर देखो तो इसमें भी अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन जो हैं वो ग्रेविटेशन से थे। ठीक है, टोटल मैकेनिक्स से 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, उनमें से 2 क्वेश्चन ही अकेले इस चैप्टर से थे। अब तुम सोच सकते हो, ऑल्दो तुम ये कहोगे कि नहीं वो तो हम एनर्जी कंसेप्ट जो है वो तो वर्क एनर्जी पार्ट्स है, बट वो दिए तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ही गए थे। ठीक है ना, तो आप चाहे उधर से मानो चाहे इधर से मानो, क्वेश्चंस तो आपके लगभग 1 से 2 हर साल रहते ही हैं ग्रेविटेशन से। तो ज़्यादा इजी पार्ट तो है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। ठीक है, तो इन केस अगर आप देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी फार्मूलाज वहाँ पर आपने यूज़ किए हैं, उन फार्मूलाज को आपको यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आज से बात करने जा रहा हूँ मैं रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। एक्चुअली क्या था कि बहुत पुराने टाइम में ग्रीक्स के दिमाग में, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ग्रीक्स की आई हुई हैं। तो ग्रीक्स जो थे उनके दिमाग में 2 सवाल सबसे ज़्यादा कौंधते थे। ठीक है, जो ग्रीक्स थे उनके दिमाग में 2 सवाल सबसे ज़्यादा कौंधते थे। सबसे पहला सवाल ये था कि जो मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो अर्थ की तरफ क्यों गिर रहे हैं। जब हम उनको ऊपर से फेंकते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो वो अर्थ की तरफ ही क्यों आते हैं। पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल जो उनके दिमाग में था वो ये था कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास घूम रही हैं, जैसे अर्थ जो है उसके रिलेटेड बात थी कि अर्थ जो है वो सन के जो दिन रात वगैरह हो रहे हैं, उन सब का कॉज क्या है। ऑल्दो उनको ये नहीं पता था कि इन दोनों का कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन है, बस वो उनके दिमाग में ये सवाल थे कि ऐसा क्यों होता है, एंड वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे कि हम किस तरह से इसको जानें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला जो काम था, ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग, दैट इज़ गिवन बाय टॉलेमी। ठीक है, सो टॉलेमी ने जो काम किया था, ठीक है, उनमें से टॉलेमी ने काम जो किया था वो काम क्या था। सबसे पहले ग्रीक्स आ गए, उसके बाद में आ गए आपके टॉलेमी। टॉलेमी ने ये काम किया था कि उन्होंने दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, टॉलेमी ने जो थ्योरी दी थी दैट इज़ बेसिकली जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर क्या था बेटा लोग, जियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर उन्होंने ये कहा था कि अर्थ जो है, ठीक है, वो सारे के सारे यूनिवर्स का सेंटर है और सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन, ठीक है, अर्थ जो है वो सेंटर है और अर्थ के आसपास सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ऐसा बोला था टॉलेमी ने। ठीक, अच्छा, उन्होंने सिर्फ बोला था, इसके कोई मैथमेटिकल हाइपोथेसिस वगैरह उन्होंने नहीं दी थी, तो इतना ज़्यादा कोई माना नहीं गया, ठीक है, उनके स्टेटमेंट्स को। ठीक, अच्छा, इसके बाद में आर्यभट्ट जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि जियोसेंट्रिक नहीं है, बेसिकली यूनिवर्स जो है वो हेलियोसेंट्रिक है। मतलब उन्होंने कहा कि सन जो है वो सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, हमारे सोलार का। ऐसा आर्यभट्ट ने बोला, बट आर्यभट्ट की जो वर्किंग्स हैं उनको कहीं पब्लिश नहीं हुआ। आर्यभट्ट की जो वर्किंग्स हैं वो कहीं भी पब्लिश नहीं हुई, दैट्स वाई उसके कोई भी, ठीक है, बाकी जगह पर नहीं पहुँच पाया। इसके बाद में नेक्स्ट थे जो थे आपके कोपरनिकस। ठीक है, सो जो निकोलस कोपरनिकस थे, ठीक है, इनका क्या खेल था भैया, इन्होंने दी थी नेक्स्ट थ्योरी दैट इज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सन है, ठीक है, वो सन जो है वो आपका सेंटर है, सन जो है वो आपका सेंटर है, ठीक है, और इसके आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा बताया था निकोलस कोपरनिकस ने, बट इन्होंने भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं दिया था। बस सिर्फ ये लोग अपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो मॉडल्स वगैरह ये तैयार कर रहे थे, उनके बेसिस पर इन्होंने अपनी ये सारी बातें बोल दी थी। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद में, ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आदमी जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है, विद रिलेटेड टू मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ऑल्सो, दैट पर्सन इज बेसिकली द केपलर। ठीक है, जोहानस केपलर जो थे वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारा काम किया। ठीक है, जोहानस केपलर ने, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के कुछ लॉज दिए। ठीक है, उन लॉज के, केपलर्स के कुछ लॉज थे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज लॉज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज लॉज न्यूटन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके लॉज को यूज़ करके, ठीक है, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो इन्होंने दिया था।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो सारा का सारा किसकी वर्किंग पर बेस्ड था? वो था केपलर की वर्किंग पर बेस्ड। ठीक, अच्छा, अब न्यूटन ने ये सब चीज़ें कैसे सोची थी? ठीक है, सो काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, जिस टाइम पर उस टाइम भी एक पेंडेमिक चल रहा था, जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक है, उस टाइम भी पेंडेमिक था, बेसिकली एक प्लेग बेसिकली फैला हुआ था उस टाइम पर। तो उसके वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थे वो सारे के सारे बंद थे। ठीक है, सो जब न्यूटन अपने घर थे, ठीक है, तब उन्होंने दो चीज़ों से रिलेटेड बातें सोचनी शुरू करी। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है कि वो एप्पल गिर रहा था। ठीक है, वो बाद की बात है। ठीक है, उससे पहले उन्होंने क्या सोचना शुरू किया था वो आप थोड़ा सा समझो। ठीक है, उससे पहले वो जो थे, ठीक है, न्यूटन, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया था किसको? मून को। ठीक है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था किसको? सबसे पहले मून को। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया मून को और ऐसे कहा कि जो मून है, ठीक है, वो 27.3 डेज के अंदर अपना एक रिवॉल्यूशन अर्थ के आसपास घूम मार के कंप्लीट कर लेता है। ठीक, क्या बोले? उन्होंने कहा कि मून जो है, ठीक है, वो 27.3 डेज के अंदर अपना एक चक्कर सन के आसपास, अर्थ के आसपास कंप्लीट कर लेता है। ठीक, अच्छा, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन तो ये सोचा और फिर ये सोचा कि जब कोई भी चीज़ घूम रही है, ठीक है, तो घूम रही है तो अर्थ के आसपास जैसे मून घूम रहा है, तो मून घूमने के लिए, ठीक है, ये न्यूटन सोच रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बक रहा हूँ। ठीक, सो न्यूटन ने ऐसा सोचा कि जब मून के आसपास, मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ ज़रूर कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो लग रहा होगा। ठीक है, तब थोड़े दिनों बाद व्हेन वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ एप्पल ट्री, तब उनके सर पर एक एप्पल आके गिरा। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि देयर मस्ट बी समथिंग इन अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस दुनिया की हर चीज़ को खींचती है। ठीक है, तो इसके बाद में जो एप्पल वाला इंसिडेंट था वो हुआ था। इस एप्पल इंसिडेंट के अंदर क्या पता चला था कि जो न्यूटन हैं उन्होंने सोचा कि अर्थ जो है, पहले से ही सोच के बैठे थे क्योंकि जो मून है उसके मोशन को वो ऑब्जर्व कर ही रहे थे लगातार। उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया इस एप्पल को कि एप्पल जो है वो उनके ऊपर गिर रहा है। तो उसमें क्या देखा? उन्होंने यही सोचा कि जो एप्पल गिर रहा है दैट मीन्स कि अर्थ जो है वो अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। पहले जब ग्रीक्स बात करते थे तो ग्रीक्स के लिए जो प्लैनेटरी जो साइंस थी वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी। जो अर्थ वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ ऑब्जेक्ट्स की साइंस वो अलग हुआ करती थी। बट न्यूटन जो हैं, ठीक है, उन्होंने पहली बार सोचा कि नहीं, जो ये प्लैनेटरी मोशंस वाला जो मून का मोशन है वो और जो ये एप्पल है, ठीक है, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अच्छा, जब उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने इससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन स्टार्ट किए। ठीक है, उन्होंने क्या फॉर्मुलेशन स्टार्ट किए अब उसको दिखाता हूँ। ठीक है, ये फालतू की कथा थी एक बार जो मुझे बतानी थी, अब मैं आपको इससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस बता रहा हूँ जो न्यूटन ने एक्चुअल में सोचे थे। देखो ज़रा। सो बेटा, इसके बेसिस पर न्यूटन ने दो ऑब्जर्वेशंस लिए थे। ठीक है, पहले क्या बात थी? ठीक है, न्यूटन ने देखा कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, किसका? जो आपका एप्पल है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जब न्यूटन ने नापा दैट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जो था टुवार्ड्स अर्थ, ठीक है, दैट इज बेसिकली द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, न्यूटन ने एक एक्सेलरेशन तो ये देख लिया और दूसरा एक्सेलरेशन जो नापा, ठीक है, दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ मून बेसिकली। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ऑफ मून था, ठीक है, वो देखा कि वो किस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ है, दैट इज 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये दो वैल्यूज़, ठीक है, ये न्यूटन के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में उन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, अगली चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की, ठीक है, वो उन्होंने ऑब्जर्व की थी क्या कि जो डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, उनके रेशियो से भी बात करी और इधर एक्सेलरेशन के रेशियो से। एक्सेलरेशन का रेशियो क्या देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, ठीक है, अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून दैट इज इक्वल्स टू 9.8 डिवाइडेड बाय 0.0027। ठीक है, इसको जब काटा देखा तो ये वैल्यू आई थी आपकी 3600 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी 3600 के इक्वल। अच्छा, इसके बाद में डिस्टेंसेस का रेशियो लिया। किस किस का? तो डिस्टेंस ऑफ मून,
ठीक है, ये होता है बेसिकली, मतलब अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक, अच्छा, इसके बाद में डिस्टेंस ऑफ एप्पल, मतलब अर्थ सरफेस पर ही तो एप्पल, तो डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम सेंटर ऑफ मून, ओ सेंटर ऑफ अर्थ, ये वैल्यू कितनी निकली, ये वैल्यू थी आपकी 6400 किलोमीटर। ठीक, अच्छा, इन दोनों का रेशियो भी लिया, डिस्टेंस ऑफ मून एंड डिस्टेंस ऑफ एप्पल, दैट कम्स आउट टू बी 3.85 इंटू 10⁵ अपॉन 6400। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर मार देंगे। ठीक है, अच्छा, इन दोनों रेशियोज को जब बात की तो ये रेशियो जो निकला दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 60। तो डिस्टेंस का जो रेशियो निकला है, ठीक है, और जो आपका एक्सेलरेशन का रेशियो निकला है, उन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, और वो रिलेशन किस तरह से क्रिएट हुआ वो देखिए ज़रा। एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल्स टू 3600 एंड डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ एप्पल, डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ एप्पल का जो स्क्वायर था, यानी 60 का जो स्क्वायर था, ठीक है, वो आपका 3600 था, यानी डिस्टेंसेस का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। क्या हो रहा है यहाँ से दिख रहा है मुझे कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, ठीक है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंसेस को ज़्यादातर हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहली बात जो है वो न्यूटन ने सोचनी शुरू करी रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, दोनों साइड मास का मल्टीप्लाई किया, ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। ठीक है, ये आया आपका यहाँ से फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² और साथ में आया m का मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके बाद में क्या सोचा गया, ठीक है, इसके बाद में सोचा गया कि जब ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ भी तो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, दैट्स वाई इंट्रोड्यूस किया गया दूसरा फैक्टर, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। ठीक है, यहां से पैदाइश हुई थी भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, अच्छा, इसको फिर फॉर्मुलाइज किया गया किस तरह से, तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एज पर न्यूटन्स लॉ, ठीक है, क्या बोला गया कि पहली बात तो इस स्टेटमेंट को जनरलाइज किया गया, नॉट रिलेटेड टू ओनली फॉर अर्थ ऑब्जेक्ट, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके लिए, और ना उस सिर्फ अर्थ के ऑब्जेक्ट्स के लिए। इट इज फॉर जनरलाइज स्टेटमेंट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract any other object having mass। किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट, अच्छा इसको और अच्छे से लिखता हूं, एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग मास, एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग मास, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट हैविंग मास। हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिसके पास मास होता है। ठीक है, ये था न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही था बेसिकली। ठीक है, कि इस दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट्स, लेट अस सपोज ये मास m1 है, ये मास m2 का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के सेंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोबारा, ये दोनों मासेस एक दूसरे को सेंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उस फोर्स को नाम दिया गया दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूटन ने क्या बताया था वो देखिए जरा। न्यूटन सेज Fg, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। Fg इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दो ऑब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, उन दोनों के प्रोडक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, उन दोनों के सेंटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा m2 मास का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाय सेम फोर्स। पहली बात, ये दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ये Fg से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी Fg से अट्रैक्ट करेगा, बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। ये बात अभी आगे, अभी तो सिर्फ Fg के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स is directly proportional to product of these masses and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between their centers basically, ठीक है। सो Fg की जो वैल्यू मिली मुझे वो क्या मिली, Fg is directly proportional to m1 m2 over r square, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, सो Fg is equals to g, that is universal gravitational constant m1 m2 upon r square, where this g is nothing but just the universal gravitational constant, ठीक है, जिसकी वैल्यू हर कंडीशन में सदा फिक्स रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हर कंडीशन में सदा फिक्स रहेगी, ठीक है। और ये वैल्यू किसने देखी थी, ये वैल्यू दी थी बाय हेनरी कैवर्डिश, ठीक है। कैपिटल जी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो गिवन बाय हेनरी कैवर्डिश, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी थी, तो g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस मस्ट बी द वैल्यू फॉर कैपिटल G, ठीक है। एक बात बहुत अच्छी सी, इस कैपिटल G की डायमेंशंस, इस कैपिटल G की यूनिट्स, इन दोनों से क्वेश्चन रहे हैं। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कि आप डायमेंशन इसकी ज़रूर याद रखें, फाइंड करें चाहे कुछ भी करें, जैसे भी हो आपको इसकी डायमेंशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो G की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, तो कैपिटल G इज इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन M इंटू एम, फोर्स होता है आपका MLT-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, ठीक है, M-1 L3T-2, दिस मस्ट बी द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G, ठीक है। ये आपकी कैपिटल G की डायमेंशंस हो जाएंगी, ठीक है, ये आपकी कैपिटल G की डायमेंशंस हो जाएंगी, ठीक है। सो कैपिटल G जो है, ठीक है, उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशंस, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2021 में भी इससे जो क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली वो क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड ही है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो G है, ठीक है, उससे रिलेटेड बिल्कुल ध्यान रखना, वैल्यू किसने दी थी ये भी याद रखना, वैल्यू कितनी है, इसकी डायमेंशंस क्या है, सब। अच्छा, बात कर रहे थे फोर्स की, तो फोर्स जो है, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। Fg का यूनिट तो साफ पता है आपको, न्यूटन ही होगा, ठीक है, SI सिस्टम के अंदर, ठीक। अच्छा, अब इसमें कोई परेशानी, इजीली कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब मुझे फोर्स पता चल गया बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो मैं इजीली फाइंड करके ला पाया हूं। अच्छा, अब इस फोर्स से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी बातें जो ध्यान रखनी है, देख ज़रा। सो ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना है, वो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, जो आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड किया है, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इट्स बेसिकली अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, इट्स बेसिकली अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। मतलब जो चार बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें से एक जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। दूसरी बात,
ठीक, पहली बात क्या बोल रहा हूँ, 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वन ऑफ देम इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, ये फोर्स जो है, ठीक है, वो आपका बाकी किसी फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन does not depend on other forces, बाकी फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरी बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन मास, ठीक है। अच्छा, और ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सबसे पहली चीज चार्ज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात क्या, स्पिन ऑफ एटम्स, ठीक है, तो चार्ज पर और जो स्पिनिंग है, ठीक है, उन पर डिपेंड नहीं करेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके किस तरह से स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, 3 बातें। चौथी बात सुन यार, अगली बात क्या बोल रहा है, इट्स बेसिकली अ सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इसके बारे में पहले भी बात हुई है अपनी, ठीक है, कैसा फोर्स, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, एक बात और, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव ही होता है हमेशा। ठीक है, ये अट्रैक्टिव नेचर का ही फोर्स है, इसमें रिपल्सन का केस नहीं क्रिएट होगा अभी। ठीक है, जनरल कंडीशंस में जो रिपल्सन है वो क्रिएट नहीं होता है। ठीक, सो M1 M2 जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस दैट्स वाई इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाएगा, क्योंकि सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस वो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लगेगा। ठीक, 5वीं बात, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे पता चला इस कंजर्वेटिव के बारे में, तो कंजर्वेटिव का बारे में पता करने का तरीका ये है कि जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन R स्क्वायर के। दैट मीन्स ये फॉलो करता है एज इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट्स वाई आप क्या करोगे, इसको आप कहोगे इट विल बी अ कंजर्वेटिव वन। ठीक है, ये हमेशा एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा, अगली बात, नेक्स्ट कह रहा है आपसे इट डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। ये ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, अगली बात, इस फोर्स के लिए जिम्मेदार पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, पार्टिकल कौन से हैं, विच आर इमेजिनरी पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फोर्सेज आर ग्रेविटोन्स। ऐसा माना जाता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ये इमेजिनरी पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटोन्स आर बीइंग एक्सचेंज बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये पार्टिकल जो ग्रेविटोन्स नाम का है, ये कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सचेंज होता है। एंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ दिस ग्रेविटोन्स ऐसा माना जाता है कि फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, उसके लिए क्या बात करी है, Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू Gm1m2 ओवर R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया भैया। अब अगली बात क्या, अगली बात डायरेक्शन। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म। ठीक है, उसके लिए क्या, वेक्टर फॉर्म। देख जरा, मान ले कि तेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तेरा ये रहा।
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इसके अलोंग इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बात तुझे पता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है जिसका मास m2 है, ठीक। अच्छा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दीज आर द फोर्सेस बेसिकली। अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर उसके लिए मैं बात करता हूं दैट दिस इज आर वेक्टर, मान लो मैं इसको आर वेक्टर नाम दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं F12 की वैल्यू क्या होगी? F12 का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन F12 की जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन जैसी है। जिस तरफ आपका आर वेक्टर बना हुआ है उसी तरफ आपका F12 बना हुआ है, दोनों जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हैं इस डायग्राम में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, बेटा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सो आर यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये वैल्यू हुई मेरे आर की, यूनिट वेक्टर की, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर। सो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, कितना बन गया मॉड में बन गई वैल्यू Gm1m2 अपॉन आर क्यूब, ये तो बन गया मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, दिस मस्ट बी द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बेटा अगर उल्टा निकालना हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना हो तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन हो गई माइनस आर कैप की तरफ। कैसे पता चला सर? साहिब देखो जरा, आर वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ठीक है, और F21 की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना सर। जब एक दूसरे के अपोजिट हो गए दैट मीन्स माइनस साइन के साथ दिखाऊंगा आर वेक्टर को, ठीक। वैल्यू कितनी आ जाएगी? Gm1m2 अपॉन आर क्यूब, ठीक है, और साथ में माइनस आर वेक्टर, ठीक है, साथ में माइनस आर वेक्टर, ये डायरेक्शन हो गई बेटा। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज गिवन बाय दिस थिंग, ठीक है। तो हमेशा दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, ठीक है। ये आपको समझ में रखना है दिमाग में दोनों बातों को। डायरेक्शन हमेशा निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अच्छा, आगे बात करता हूं, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू सुपरपोजिशन, ठीक है। वो क्या कहता है, ठीक है, तो फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू नंबर ऑफ मासेस, ठीक है, एक मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है जिसके आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। एक बात और बेटा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग की जो थ्योरी है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि इंटरेस्टिंग थ्योरी है आपके लिए, फिजिक्स के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा सा आपके दिमाग में, ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करेगी। तो थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी की थ्योरी को देख लेना, अगर कोई पार्ट समझ में ना आए तो मुझे सेंड कर देना, बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखने क्या जा रहा हूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पर एक M1 मास रखा हुआ है, एक M2 मास रखा हुआ है, एक M3 मास रखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक M मास रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करने का है? मुझे ये करने का है कि M1 और M के बीच का डिस्टेंस मैंने R1 ले लिया, M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस मैंने R2 ले लिया, और M और M3 के बीच का डिस्टेंस मैंने R3 ले लिया। अगर मैं आपसे बात करने जाता हूँ तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो बेटा ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से? F1 से। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा कितने फोर्स से? F2 से। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा कितने फोर्स से? F3 से। तो बेटा इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? बेटा सबको पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, इट इज बीइंग गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल नेट फोर्स इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। क्या लिखा है? नेट फोर्स, ठीक है, ठीक है, बिटवीन ऑब्जेक्ट मास एंड सिस्टम ऑफ मासेस, एक मास और बहुत सारे मासेस का जो सिस्टम है उनके बीच में अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं,
net force between mass and system of masses is given by vector sum of individual forces, vector sum of individual forces on mass। ठीक है, इस मास पर लगने वाले जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल मेरे पास में नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन एम इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ F1, F2 एंड F3 बेसिकली। ठीक है, अच्छा कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल। ठीक है, देख जरा, ऐसे कह रहा है कि एक फोर्स यहाँ है, मतलब एक मास आपका इधर रखा हुआ है, इधर एक आपका मास रखा हुआ है, इधर आपका एक मास रखा हुआ है। ठीक है, और एक मास आपका इधर रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस केस में ये डिस्टेंस आपसे बोल रहा है कि R1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपसे कह रहा है कि ये डिस्टेंस आपका R2 है। क्या आप बता सकते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा? सो नेट फोर्स ऑन M, ठीक है, ड्यू टू M1 एंड M2। ठीक है, M1 और M2 की वजह से नेट फोर्स कितना होगा? सो इधर फोर्स लग रहा है मान लीजिए F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। बेटा वेक्टर सम भूले तो नहीं हो ना? अगर वेक्टर सम भूल गए हो तो एक बार फिर से मैथमेटिकल टूल्स में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वेक्टर सम भूलने का नहीं। ठीक है, वैसे तो अभी रिवाइज कराया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तो नहीं भूलने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि हाँ हम भूल रहे हैं तो बेटा देख लो एक बार जाके। ठीक है, वैसे भूलना नहीं चाहिए, ये बदतमीजी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा सो एफ नेट कैसे निकालोगे बेटा? देखो ज़रा बेटा, F2 जो लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। ठीक है, और F1 जो लग रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो F2 माइनस F1 हो गया डायरेक्ट वैल्यू। कैसे बेटा? दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो जब दोनों फोर्सेस, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? ठीक है, रिजल्टेंट का जो फार्मूला है वो बचपन से सीखे हुए हो, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, जहां पर r जो है वो रिजल्टेंट है। ठीक है, किस किस का? दो वेक्टर्स a एंड b का। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दे रखी होती है तो r किसके इक्वल हो जाएगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ r, या बेसिकली r तो मैग्नीट्यूड ही है, तो r की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी? a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री दे रखी है तो r की वैल्यू कितनी हो जाती है? a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है तो r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? रूट ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तीन बातें तुम्हारे दिमाग में छपी रहनी चाहिए सदा, बचपन से बुढ़ापे तक। ठीक है बेटा, अभी हाल फिलहाल में ही आपको पता है कि जो भी एग्ज़ाम्स आप दोगे, ठीक है, चाहे आप इस साल दो चाहे आप अगली साल दो, ठीक है, आप इतना ध्यान रखना बेटा कि जब तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिक्स आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वरना आप सब सत्यानाश कर दोगे। तो इस बात को ध्यान रखना दिमाग में कि रिजल्टेंट की वैल्यू आपको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का फोर्स एंगल 180 है, तो 180 में दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। तो F2 का मैग्नीट्यूड F1 के मैग्नीट्यूड दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। F2 का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? F2 की वैल्यू चाहिए तो GM2M, ठीक है, अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस बेटा F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? GM1M अपॉन R1 का स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दीजिए, F नेट मिल जाएगा आपको। F नेट का मैग्नीट्यूड आपके हाथ में पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखो ज़रा एक दो चीज़ें यार, तो क्वेश्चन और देखो, इसका एक एग्जांपल और करता हूँ। ऐसे कह रहा है आपसे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका मास जो है वो सेम है। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपका मास m, ठीक है, इसका मास आपका m1, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर m मास का, ठीक है, इन दोनों के डिस्टेंसेस जो हैं वो a हैं और इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। बड़ा सिंपल सा बात है बेटा, आपको साफ साफ याद है कि इसकी वजह से फोर्स जो लग रहा है वो कितना? F, इसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है? F, और दोनों F के बीच का एंगल कितना है? दोनों F के बीच का एंगल है 60 डिग्री, ये भी आपको पता है। तो जब दोनों F के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है तो क्या लगाओगे?
सो दोनों फोर्सेस सेम है, एफ एफ दोनों, ठीक है। सो एफ नेट की वैल्यू आपको बचपन से याद है 2f cos थीटा बाई 2, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी 2f cos 60 बाई 2 दैट इज 30, ठीक है। सो 2f cos 30 इज व्हाट, cos 30 इज √3 बाय 2, काट दे यार, वैल्यू आ गई √3f के बराबर, ठीक है। वैल्यू आ गई तेरी √3f के बराबर, यानी जो f नेट की वैल्यू आएगी बेटा इस केस में, बेटा याद रखना कि जब दोनों फोर्सेस सेम होते हैं तब के लिए फार्मूला बचपन से बुढ़ापे तक काम आएगा। कितना 2f cos थीटा बाय 2 दैट इज f नेट का वैल्यू, ठीक है। इस केस में कितना आ गया, f नेट आ गया √3 इंटू f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो g m1m अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये आपका f नेट आ गया। सो f नेट इज √3 g m1m अपॉन a स्क्वायर के इक्वल, एंड दिस मस्ट बी द आंसर, ठीक। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, देखो आराम से। ऐसे कह रहा है आपसे कि आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टेंस दूर रखा गया है, ठीक है। नाउ 20% मास ऑफ वन ट्रांसफर टू अदर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का जो मास है 20% वो दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, फाइंड चेंज इन फोर्स, ठीक है। यहाँ के बाद चेंज इन फोर्स पूछे, रेशियो ऑफ फोर्स पूछे, कुछ भी पूछ सकता, परसेंटेज चेंज पूछ ले, ये सब क्वेश्चन इसके बाद ही बनेंगे और सबको करने का तरीका बचपन से बुढ़ापे तक एक ही होता है। देख ज़रा, पहले केस में ये मास m है, ये मास m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया GMM अपॉन r स्क्वायर, मतलब GM स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स हो गया दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, अब क्या किया, अब किया ये कि इसका 20% मास निकाल के इसको दे दिया, तो बेटा इसके पास कितना बचा 80%, मतलब एक था, जैसे 1 किलो था तो 800 ग्राम बचा, यानी 0.8 m। इसके पास कितना आ गया, तो देखो 20% इधर आया है तो इधर हो गया 1.2 m, इधर 1 में से 20% कम करा, मतलब 1 में से 0.2 माइनस कर दिया, इधर 20% ऐड किया, मतलब 1.2 हो गया, दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। सो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, G 0.8 m इंटू 1.2 m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, कितना हो जाएगा GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 1.2 इंटू 0.8, कितना हो गया बेटा 1.2 इंटू 0.8 दैट इज 96, ठीक है। और पॉइंट आगे तो 0.96 GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। कितना कम हो गया भैया, दिख रहा है, ठीक है। फोर्स जो है वो आपका कम हो गया या ज्यादा हो गया, यह आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। कितना परसेंटेज की कमी आई, कितना चेंज आया, सब कुछ निकाल सकते हैं। देख जरा, इसको F2 मान ले रहा हूं, इसको F1 मान ले रहा हूं, ठीक है। चेंज इन फोर्स की बात करते हैं तो F2 माइनस F1, पहले था वो बाद में कितना है 0.96 F माइनस पहले कितना था, पहले तो F ही था खाली, दिखा कि नहीं दिखा, ये वैल्यू आपकी F की तो है, तो इसको 0.96 F1 लिख सकते हैं, ये लिख रहा, ठीक। सो 0.596 F1 माइनस F1 कितना आ गया 0.4, वो भी माइनस में, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकाल लो यार, रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लो यार, ठीक है। सो माइनस 0.04 बेसिकली 0.04, तो 0.04 F1 अपॉन F1, काट पीट, वैल्यू आ गई तेरी 4% का डिक्रीमेंट, ठीक है। 4% का डिक्रीमेंट आ गया तेरे पास में, ठीक है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। सो ये तेरा जो भी पूछे इसके बाद में तो इजीली निकाल पाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये बहुप्रतीक्षित क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है,
अ मास कैपिटल M इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अच्छा, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में काटा गया है, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, कुछ दूर पर दोनों को रख दिया गया, सम डिस्टेंस अपार्ट। फाइंड, ठीक है, masses so that attraction between them is maximum। इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो, इस तरह से इन दोनों मासेस को आपको निकालना है कि क्या क्या वैल्यूज होंगी, जो कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स जो है, दैट बिकम्स मैक्सिमाइज। कैसे करोगे यार? बड़ा सिंपल सी बात, एक m था, उसके दो टुकड़े करे तो एक स्मॉल m ले लो, दूसरा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लो। डिस्टेंस बोला नहीं तो डिस्टेंस बोला नहीं, अपनी तरफ से ले लो, तो फोर्स इज इक्वल टू g, एक टुकड़ा है स्मॉल m, दूसरा टुकड़ा है कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स को मैक्सिमाइज करना है किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट में, तो dF अपॉन dm इज इक्वल टू 0 फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। फोर्स को जब मैक्सिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 करो, ठीक। अब g और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m इज इक्वल टू 0। बोलो इसके अलावा कुछ? तो g बाय आर स्क्वायर जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, उसको उधर भेजोगे तो वैसे ही बल गया, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास में? डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्मॉल m का डिफरेंशिएशन करोगे और कैपिटल M कांस्टेंट है, तो कैपिटल M और स्मॉल m का डिफरेंशिएशन 1 माइनस स्मॉल m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो कैपिटल M इज इक्वल टू 2 छोटा वाला m बराबर कैपिटल M अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई भैया, ठीक है। यानी स्मॉल m की वैल्यू आई आपके पास में m बाय 2 के बराबर, तो एक टुकड़ा m बाय 2 तो दूसरा टुकड़ा भी m बाय 2, तो जब इनको बराबर बराबर हिस्सों में काट के धर देंगे तत्पश्चात फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तब जाके फोर्स की वैल्यू बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल बी मैक्सिमम, तब उस केस में इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। बताओ क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद करानी थी थोड़ी सी, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखो। मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इधर से F फोर्स लग रहा है और इधर से F फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो F नेट निकालने का तरीका अभी हाल मैंने बताया, क्या होता था? 2F cos थीटा बाय 2, ठीक है। इसके लिए अब आपको क्या याद करा रहा हूँ वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं कह रहा हूँ कि आप थीटा की वैल्यूज़ के बेसिस पर एफ नेट याद करो। थीटा अगर 0 हो तो एफ नेट कितना होगा? एफ नेट हो जाएगा आपका 2f cos 0, ठीक है, cos 0 इज़ 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2f के बराबर, ठीक है। अगर आपका थीटा जो है वो 30 डिग्री हो तो एफ नेट आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर एफ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, ठीक है, सो एफ नेट की वैल्यू कितनी याद रखोगे? ठीक है, वैसे याद करना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि cos 30 की वैल्यू, cos 15 की वैल्यू तो वैसे भी नहीं पता है। √3 - 1/2 के अप्रॉक्स होती है शायद, √5 - 1/2 नहीं, इसको मत याद करो, 60 याद करो, 60 याद करो। तो 60 के लिए क्या याद रखोगे? 60 के लिए याद रखोगे √3f, ठीक है। थीटा अगर 90 हो तो क्या याद रखोगे? एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा √2f, ठीक है। और क्या बचेगा? और अगर थीटा 180 डिग्री हो तो याद रखो एफ नेट की वैल्यू 0, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। देख रहे होगे वैल्यूज़ कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा 120 डिग्री हो तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। थीटा अगर 120 डिग्री हो तो स्पेशली याद रखना, थीटा अगर 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो है एफ नेट की वैल्यू एफ के इक्वल होती है, ठीक है, याद होगा ना।
जब दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल हों तो उन दोनों के रिजल्टेंट भी उसके इक्वल हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है 180 वाला। क्वेश्चन बहुत बार आया है अपने, ठीक है, वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, तो ये डाटा थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है, उससे क्या होएगा कि क्वेश्चन की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो सकती है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो ज़रा, एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, m1 मास का, यहाँ पर आपका m2 मास का एक और ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ m2 मास का ऑब्जेक्ट एक और रखा है। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस x है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा ड्यू टू दीज टू। फाइंड नेट फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू अदर टू m2 मासेस। m2 मासेस की वजह से, ठीक है, m1 पर, ठीक है, मैक्सिमम नेट फोर्स कितना लगेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो भैया ये इधर लगाएगा फोर्स, ये आपका इधर लगाएगा फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल हमें ना पता कितना हो गया, तू देख ले अपने हिसाब से। ठीक है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस आपका x है, ये a है, तो ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी आपका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा, ये अपना f इधर खींच रहा है f फोर्स से, ठीक है, ये f फोर्स से आपका, अबे दूसरा रंग लो, ये f फोर्स से आपका इधर खींच रहा है। इस f को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, इधर कितना हो गया f साइन थीटा, इधर कितना हो गया f कॉस थीटा। ऐसे इधर वाले को भी तोड़ लो, इधर f साइन थीटा और इधर कितना हो गया f कॉस थीटा। साफ दिख रहा है कि f की वैल्यू सेम होंगी, तो f साइन थीटा कट जाएंगे। ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब g m1 m2 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स हो गया। चाहे तुम इस वाले को निकालो, चाहे इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, दोनों मासेस सेम है, दोनों के डिस्टेंसेस सेम है, तो फोर्स सेम हो गया। f साइन थीटा कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। फाइनल आंसर कितना आना है, f नेट की वैल्यू आएगी 2f cos थीटा। 2 तो 2 होता है, f की वैल्यू ये रही g m1 m2 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा कहाँ से लाओगे, अबे यहाँ से ले आओ, एक ट्राइंगल तो दिख रहा होगा, x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई, 2g m1 m2 x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर। नेट फोर्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाए कि आपको कहीं कोई दिक्कत आई इसको निकालने में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और देख ज़रा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे ऐसे कह रहा है कि ये तीन ऑब्जेक्ट्स आपके रखे हुए थे, एक यहाँ पर रखा हुआ था आपका m2, एक आपका यहाँ रखा हुआ था m2, एक आपका यहाँ रखा हुआ था m1, ये डिस्टेंस x, ये a, ये भी a। आपसे कह रहा है कि इफ m1 इज रिलीज्ड, अगर m1 को रिलीज किया जाता है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ m1। ठीक है, m1 के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको SHM नहीं आता है इस क्वेश्चन को भले ही एक बार को आप स्किप कर सकते हो, बट क्वेश्चन आसान है ना, और मतलब हद आसान है, ऐसे सोचो ज़रा। ठीक है, आप सोचो कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है उसका एक कंपोनेंट आपका फूट चुका है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स आपके बचे हुए हैं, इधर f लग रहा था, इधर f लग रहा था, इधर आपका f साइन थीटा काम कर रहा था, इधर f साइन थीटा काम कर रहा था। बेटा f साइन थीटा कट गए थे,
ठीक है, इधर वैल्यू कितनी आ गई थी, इधर वैल्यू आ गई थी 2f cos थीटा। अब क्या होता है बेटा कि जैसे ही 2f cos थीटा से ये दोनों अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तो ये 2f cos थीटा से इधर की तरफ आता है। जैसे ही ये यहाँ आता है, ठीक है, तो इसके पास में जब ये यहाँ से खींच के ला रहे हैं, यहाँ पर इसके पास में इतना फोर्स होता है, इतना फोर्स होता है, मतलब इतनी वेलोसिटी यहाँ पे आके होती है कि ये यहाँ रुकने की बजाय सीधा चला जाता है। फिर जब ये इधर पहुँचता है तो फिर वही केस, दोनों खींचेंगे, ठीक है, फिर इधर वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे, नेट फोर्स फिर किधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, कितना 2f cos थीटा, ठीक है। तो ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। आई रिपीट माई वर्ड्स, दोबारा सुनो, ऐसे कह रहा है आपसे कि इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इधर f से खींचा जा रहा है, इधर f से खींचा जा रहा है, ठीक है। इसके दो हिस्से तोड़े जाते हैं, ऊपर f sin थीटा, नीचे f sin थीटा, और इधर तोड़े जाते हैं दो हिस्से 2f cos थीटा के बराबर। अभी हाल देखा ये चीज। अब क्या होता है कि ये जो f sin थीटा है, f sin थीटा कट जाते हैं, नेट फोर्स कितना आया 2f cos थीटा। ये इधर से मूव करना शुरू करता है, लेकिन जैसे ये यहाँ पर होता है तो तेज होती है इसकी स्पीड, तेजी से चला जाता है आगे तक। जब ये इस एंड पर पहुंचता है फिर इस पर f इधर और f इधर लगता है, तो f sin थीटा नीचे और f sin थीटा इस पर लगता है ऊपर, ये कट जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या लगता है 2f sin थीटा, ठीक है, फिर सॉरी 2f cos थीटा, फिर ये इसको इधर खींच के ले जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बार बार कि ये अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करता रह जाता है, और जब ये ऑसिलेट करता रह जाता है, ठीक है, तो उसी का टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है कि ये टाइम पीरियड कितना होगा। बट एक कंडीशन ध्यान रखना, दिस x मस्ट बी स्मॉल, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन x मस्ट बी स्मॉलर देन a। x की वैल्यू जो है वो a के रिस्पेक्ट में छोटी होनी चाहिए, वरना ऑसिलेशन नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर भेज दिया थोड़ी ना वापस लौट के आएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो यहाँ तक आते हैं तो रुक जाएगा। तो उस केस में x की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। अच्छा, अब देखो ज़रा टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स लग रहा है, या कह सकते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है। सो रीस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 2f cos थीटा। 2f cos थीटा लिखोगे तो 2 इंटू f की वैल्यू कितनी निकाली थी, g m1 m2 अपॉन x cos थीटा, पूरी की वैल्यू लिख लेता हूँ पिछले क्वेश्चन से, ठीक है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, याद आ गई, अभी निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि x जो है बहुत छोटा है a से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2g m1 m2, ठीक है, इसको तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। x स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, x स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्यों, क्योंकि हमने बोला x जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा a से। सो x स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो a की पावर कितनी बन गई 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर देख रहे हो, ठीक है, रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अच्छा, सो ये वैल्यू जो है f की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई माइनस kx के, इस k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और फिर आप आराम से ऑसिलेशंस के लिए वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। इसको एक तरीका तो ये हुआ, और क्या कर सकते हैं, और समझो ज़रा, ठीक है। इसको आप लिखो, f को लिख रहे हो आप m a के इक्वल, एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, a इज इक्वल टू हो गया माइनस के बाय एम, एक्स के बराबर, ठीक है। और इसको कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई के बाय एम, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है, वो सॉरी टाइम पीरियड आपका कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। सो 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखोगे रूट ऑफ, ठीक है, के बाय एम, और क्या लिखोगे 2 पाई रूट एम बाय के। के की वैल्यू कहाँ है, ये रही यार के की वैल्यू, इसी को तो के रखा था, पूरे को रखो, आंसर आपके हाथ में है। सो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ, बोल इसकी वैल्यू, तो g m1 m2 2 अपॉन a क्यूब, 2g m1 m2 अपॉन a क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है, सॉरी m के नीचे आना चाहिए था, ये तो k की वैल्यू थी, ठीक है। तो इसको रख ज़रा, ये वैल्यू थी k की, तो k को ऊपर रख, वो m को ऊपर रख, और m से इसको कट दे, ठीक है। इसको काट दिया तो फॉर्मूला आ गया 2 पाई, ठीक है, a क्यूब को ऊपर ले जा अपॉन 2g m2 का रूट, एंड दिस मस्ट बी द टाइम पीरियड
फॉर द ऑसिलेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। बोल कोई दिक्कत तुझे कहीं लगी तो मुझे बता दे, वरना मैं तो समझ पाया तुझे। ठीक है, इजी था, आसानी से समझ में आया तुझे। ठीक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, वो समझो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 masses, 3, ठीक है, इक्वल masses आर प्लेस्ड एट corners of an equilateral triangle, corners of an equilateral triangle, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर 3 मासेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, m1, m2 और m और m। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन वन मास ड्यू टू 2 अदर्स। फाइंड फोर्स ऑन वन मास ड्यू टू 2 अदर्स, बाकी 2 की वजह से एक पर वैल्यू निकालो कि फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इधर कितना लग रहा है बेटा F, इधर कितना लग रहा है बेटा F, डिस्टेंस तो सेम ही है, एंगल 60 60 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। F इधर, दोनों के बीच का एंगल 60। F नेट साफ पता है तुम्हें, कितना आना चाहिए, √3F के बराबर। √3F कितना हो जाएगा, GMM अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, GMM अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी √3GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये F नेट हुआ। इसीलिए याद कराया था बेटा वो कि F नेट की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, √3F के बराबर होगी। ठीक है, F नेट की वैल्यू आपको याद रखनी है कि √3F के बराबर होगी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंडीशन में 3 मासेस 3 कॉर्नर्स पर रखे हुए थे, फिर से रख लेते हैं। 3 मासेस को 3 कॉर्नर्स पर फिर से रख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि सेंटर पर, ठीक है, इसके सेंट्रॉइड पर या सेंटर ऑफ ट्राइंगल पर यहाँ मैंने एक और मास रख दिया m0। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स, ये A, फाइंड नेट फोर्स ऑन मास m0, ठीक है, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल पर जो मास प्लेस किया गया है उसकी वजह से, ठीक है, इस पर तीनों की वजह से आपको सेंटर वाले पर वैल्यू बतानी है कि नेट फोर्स कितना होगा। बेटा साफ दिख रहा है ना तुम्हें कि 3 फोर्सेस हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, यहाँ 120, यहाँ 120 और यहाँ भी 120। ठीक है, अच्छा, बाकी तरफ से घिरने वाले इस मास को, ठीक है, देख सोच, इधर F, इधर भी F और इधर भी F, और इनके बीच का एंगल 120। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा। अभी हाल बताया कि जब F इधर दोनों तरफ F लग रहे होते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट आता है बेटा F के बराबर। ठीक है, F नीचे F ऊपर, तो F नेट कितना हो गया तेरा, 0। F नेट कितना हो गया तेरा, 0। मीन्स इसके ऊपर जो नेट फोर्स काम करेगा दैट इज बिकम्स 0 के इक्वल। जो नेट फोर्स सेंटर पर रखे हुए किसी भी मास पर काम करेगा वो नेट फोर्स कितना होगा, दैट F नेट की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। बता, इतने में कहीं दिक्कत। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह 4 मासेस ले लेता हूं 4 कॉर्नर्स पर, तो फिर क्या लेगा, Q की वैल्यू, क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट ऐसे कह रहा है आपसे कि 4 मासेस मैंने स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रख दिए और पूछ रहा है कि सेंटर पर रखे हुए m0 पर कितना फोर्स लगेगा, सेंटर पर रखे हुए m0 पर कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे। देखो ज़रा, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा √2F, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ होगा √2F कट जाएंगे, F नेट इस केस में भी कितना हो गया, 0। ठीक है, मतलब अगर किसी क्लोज्ड पॉलीगन के कॉर्नर्स पर, जो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, अगर कॉर्नर्स पर आपका कोई भी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, कोई भी आपका मासेस रखे हुए हैं,
ठीक है। सो सेंटर पर रखे हुए मास पर नेट फोर्स क्या आना है, हमेशा 0। ठीक है, क्या बोल रहा है मैं, दोबारा सुन यार। नेट फोर्स ऑन अ मास प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 0। रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर जो आपका मास रखा हुआ है, बाकी सारे कॉर्नर्स पर रखे हुए मासेस की वजह से उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना, उस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा भैया, ठीक है, 0। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड इट इज़ नॉट फॉर स्क्वायर ट्राइंगल, किसी भी रेगुलर पॉलीगन की बात की है, कुछ भी हो, ठीक है, सबके लिए वैलिड बात है। ठीक है, अच्छा अगला एक और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही देख ले। ऐसे कह रहा है कि जो 4 कॉर्नर्स हैं, इन चारों पर 4 मासेस रखे हुए थे तेरे, ठीक है, यहाँ m रखा हुआ 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 है। बाकी 3 की वजह से इस वाले पर नेट फोर्स बता दो। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू अदर 3। बाकी 3 की वजह से, ठीक है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा ये बताना है, अगर हर साइड आपकी ए दे रखी है। ठीक, निकालो ज़रा। तो देखो, सबसे पहली बात, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस ए पता है मुझे, ये डिस्टेंस नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डायगोनल ऑफ स्क्वायर नहीं पता है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली √2a। ठीक है, ये a, ये भी a, ये √2a हो गया। ठीक, अच्छा अब इस पर फोर्स निकाल रहा हूँ, इधर F1, इधर F2, इधर F3। F1 की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, F1 की वैल्यू हो जाएगी GMM अपॉन ए स्क्वायर, GMM अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही F2 की वैल्यू, ठीक है, GMM अपॉन √2a स्क्वायर, GMM अपॉन √2a का स्क्वायर, यानी GMM अपॉन 2a स्क्वायर। F3 की वैल्यू GMM अपॉन ए स्क्वायर। F1, F2, F3 तीनों वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब F1 और F3 के बीच का एंगल कितना है, F1 और F3 की वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं, इनको मैं F मान ले रहा हूं, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। एक बात बताओ, अभी याद कराया है मैंने तुम्हें, ये F, ये भी F, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। रिजल्टेंट कितना लिखोगे, रिजल्टेंट लिखोगे √2f के बराबर। याद आया, रिजल्टेंट क्या लिखोगे, √2f के बराबर। यानी F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी F इक्वल्स टू, जो सॉरी F नहीं, F डैश ले लेता हूँ, F डैश इक्वल्स टू √2 टाइम्स F। तो √2 F की वैल्यू कितनी है, GMM अपॉन ए स्क्वायर, यही तो है दोनों साइड। तो GMM अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गई इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब F2 पहले से इसी डायरेक्शन में है और F डैश और आ गया, इन दोनों इसी डायरेक्शन में तो आया F डैश भी इसी डायरेक्शन में आया और F2 भी इसी डायरेक्शन में आया, इन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ो यार। अब F नेट कितना हो गया, F नेट की वैल्यू हो गई F डैश प्लस F2, F डैश की वैल्यू आई है √2 GMM अपॉन ए स्क्वायर, और F2 की वैल्यू कितनी आई है, GMM अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, GMM अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट रख लो, √2 प्लस 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, √2 प्लस 1/2, ये तुम्हारा आंसर आ गया। बताओ इसमें कहीं दिक्कत किसी को लग रही है क्या? ठीक, अच्छा इजी। आगे बढ़ते हैं और देख जरा अगला सवाल। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं ये चाहता हूं, ठीक, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो इससे, ठीक है, ए डिस्टेंस पर कितना मास प्लेस करना है। ठीक है, ऐसे कह रहा है, सॉरी, in order to having net force on 1
इज इक्वल टू 0। 1 पर जो नेट फोर्स है उसको मुझे 0 करना है। व्हाट मास must be placed a distance apart फ्रॉम m1 से a डिस्टेंस अपार्ट कितना मास में रखूं जो कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। सुन जरा, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा था √2 प्लस 1/2, ठीक है, Gm/m/a²। इससे a डिस्टेंस पर यहां कितना मास प्लेस करूं, ठीक है, ये तो m1 है ही है, ठीक है। अच्छा m1 और बाकी सारे जो थे उनका सबका मास mm था, ठीक है, इसको m' ले लेता हूँ इसीलिए सिर्फ, ठीक है। निकालो ज़रा वैल्यू। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो a दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का पहले फोर्स निकाल के इसके बराबर कर देते हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा √2 प्लस 1/2 Gm/m/a² इज इक्वल टू Gm'/m/a²। G से G गायब किया, a² से a², m से m, तो m' की वैल्यू कितनी हो गई, m × √2 प्लस 1/2। ये आपका मास आ गया जो हमें इस पॉइंट पर प्लेस करना पड़ेगा सो दैट नेट फोर्स ऑन m1 बिकम्स 0। m1 पर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, और उसको 0 करने के लिए हमें कितना मास प्लेस करना पड़ रहा है, दिस मस्ट बी द मास, ठीक है। अच्छा, और देखो यार ज़रा, ऐसे कह रहा है आपसे कि मान लीजिए आपका कि बहुत सारा आपका एक हेक्सागन दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इस रेगुलर हेक्सागन के हर कॉर्नर पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है। इसके सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा ये बता दीजिए। अगर एक कोई मास मैंने सेंटर पर रख दिया है तो उस सेंटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना मास रखेगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सेंटर पर मैंने m, कैपिटल M प्लेस कर दिया, और बाहर मैंने छोटे वाले m रख दिए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल M पर कितना फोर्स होगा, ठीक है। भैया साफ दिख रहा है कि रेगुलर हेक्सागन है, अभी हाल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर रखे हुए किसी भी मास पर नेट फोर्स 0 होता है। सो नेट फोर्स ऑन कैपिटल M मास ड्यू टू अदर 6 स्मॉल मासेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, ठीक। अच्छा, अब भैया हमने क्या किया कि एक मास को इसमें से हटा दिया। इनके नामकरण कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 5 6 में से मैंने क्या किया कि एक मास को रिमूव कर दिया, ठीक है। इन अबव क्वेश्चन इफ मास 1 इज बेसिकली रिमूव्ड, इस 1 मास को मैंने रिमूव कर दिया। फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल M ड्यू टू अदर 5। बाकी 5 जो बचे हुए हैं, ठीक है, उन 5 मासेस की वजह से नेट फोर्स कितना आ जाएगा कैपिटल M पर, ये आपको बेसिकली बताना है, ठीक है। इजी है, समझो ज़रा, बहुत आसान पार्ट है। ऐसे कह रहा है आपसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर रखे हुए में से आपसे बोला था अभी हाल कि अगर 6 रखे हुए होते हैं तो 6 की वजह से नेट कितना हो जाता है, 6 की वजह से नेट हो जाता है 0। मतलब F1 जो अपनी तरफ खींच रहा था, F1 अपनी तरफ खींच रहा था, F2 अपनी तरफ, F3 अपनी तरफ, F4 अपनी तरफ, F5 अपनी तरफ और F6 अपनी तरफ, तो नेट फोर्स कितना हो जाता है 0। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इट इज इक्वल्स टू 0। इन सब का जो सम है दैट सम इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब आपसे ये कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ ये निकालना चाहता हूं कि इन 5 की वजह से कितना होता है, तो निकाल ले भाई, इसको उधर पटक दे। F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इज इक्वल टू वॉट,
इसकी वैल्यू हो जाएगी -F1 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -F1 के बराबर। कुछ आंखें खुली? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना ये अकेला फोर्स लगा रहा था ना, बस उसकी वैल्यू निकाल दो, आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि ये पांचों का फोर्स कितना होगा, और वो भी F1 के अपोजिट डायरेक्शन में। F1 इधर लग रहा है तो F1 के डायरेक्शन के अपोजिट इधर होगा, सो -F1 मतलब डायरेक्शन इधर, ठीक, और वैल्यू कितनी? जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड F1 का कितना हो जाएगा? दैट कम्स आउट टू बी GM कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। जो साइड्स इसकी दे रखी थी ए वही साइड यहां पर हो जाएंगी क्योंकि 60 बनेगा एंगल, ठीक है। सो GMM अपॉन ए स्क्वायर अवे फ्रॉम मास, ठीक है, जो 1 था उससे दूर की तरफ आपके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलो मेरी बात क्लियर है आपको या नहीं है? ठीक है, अच्छा। अब आपसे मैं ये कहता हूं कि इन अबव क्वेश्चन इफ two masses are removed, दो मासों को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो 1 को भी और 2 को भी, इन दो मासेस को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? बहुत आसान, ऐसे देखो जरा, दो मासेस को जब मैं रिमूव कर दूंगा तो 2 को हटा दे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये दोनों मैंने रिमूव कर दिए। ये कैपिटल M है तेरा, ये स्मॉल m, ये स्मॉल m, ये स्मॉल m, ये स्मॉल m, ठीक है। अच्छा जरा गौर से देख, इधर की तरफ तेरा F1 लगता है, इस तरफ तेरा F2, इधर F3, इधर F4। अगर ये दोनों भी होते तो F5 और F6 लग रहे होते, अगर ये दोनों भी रखे होते तो तेरे F5 और F6 लगे होते, तब F नेट कितना होता? तब F नेट होता 0। सो F नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ यहाँ भी दोनों तरफ मासेस मान ले कि रखे हुए हैं, लेट अस सपोज कि रखे हुए हैं, तो F नेट कितना होता? इफ ऑल 6 masses are present, तो F नेट कितना होता? 0, ठीक है। अच्छा तो क्या लिखते अपन? हम लिखते F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इक्वल्स टू 0। बट यहाँ दो नहीं रखे हुए हैं, ये दोनों नहीं रखे हुए हैं, तो किसकी वैल्यू निकालनी है? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हुई? -F5 माइनस F6। अच्छा माइनस कॉमन लो, ठीक है। तो गौर से दिखा तुम्हें कि F5 और F6 का जो सम होगा उसका नेट निकाल के हमें वैल्यू मिल जाएगी F1 F2 F3 F4 की, बिल्कुल। सो क्या करो, इधर आपका F5 है और सॉरी इधर F6 है और इधर F5 है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है। अच्छा इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मुझे पता है क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। तो इन दोनों के रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी √3F के बराबर, ठीक है। सो F5 और F6 की जो वैल्यू आएगी दैट इज √3F के बराबर, मैग्नीट्यूड जो होगा वो √3F के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। सो √3 इंटू F की वैल्यू GM कैपिटल M अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और अवे फ्रॉम, ठीक है, देखो अब इधर F5 F6 आ गया, ठीक है, तो इससे दूर की तरफ, इधर की तरफ तेरा आंसर आएगा, ठीक है, इधर की तरफ तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में तुम इसको देख पाओगे। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कहीं दिक्कत हो तो बता दो, और अगर समझ में आ गया हो तो बोलो हाँ आ गया, ठीक है। सो फोर्स के लिए, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा और देख लो यार, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और कह रहा है आपसे। और क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे? नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए सर कि हमारे पास में बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं। यहाँ रखा है कैपिटल M, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 पर M रखा हुआ है, x इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, आपका मास रखा हुआ है 2m, x इक्वल्स टू 4 पर आपका मास रखा हुआ है 4m, x इक्वल्स टू
8 पर आपका मास रखा हुआ है 8m। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वाले पर नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, ऐसे करके फोर्सेस जो मासेस हैं ये रखे हुए हैं अप टू इन्फिनिटी। आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, ठीक है, ऑन कैपिटल एम मास। जो कैपिटल एम मास है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, आपसे अगला सवाल ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले F1, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी हो गई, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना 1, ठीक है, का स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी हो गई, G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m नहीं है, अब दूसरा मास क्या है 2m है, अपॉन ये 2, डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा F3 कितना हो गया, F3 की वैल्यू हो गई G कैप 4m अपॉन 4 का स्क्वायर। F4 कितना हो गया, G कैपिटल M 8m अपॉन 8 का स्क्वायर। जरा गौर से देखो बेटा, तो इन सब का अगर वेक्टर सम करना है F1 F2 F3 F4, ठीक है, सो मुझे यहाँ पर, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा कुछ और। मैंने सिखाया है, शायद याद आ रहा हो तो GP नाम का कुछ चीज़ सिखाया था, उसको देखो ज़रा। सो F नेट की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है बेटा, सब फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो डायरेक्शन का तो कोई लफड़ा नहीं है। तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 अप टू इनफाइनाइट। लगा दे मेरे भाई, F1 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 1, G कैपिटल M, अच्छा इसको काट दे, इसको जब काट देगा तो ये स्क्वायर 2 से कट गया, ये स्क्वायर 4 से कट गया, ये स्क्वायर 8 से कट गया, ऊपर के सारे टर्म क्या आएंगे तेरे, जी एम स्मॉल m अपॉन 2, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8। देख, एक स्क्वायर वाले टर्म से तो कट रहे थे, ठीक है, और बच रहा ऊपर जी कैपिटल M स्मॉल m और नीचे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ऐसे सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब आपसे ये कह रहा है कि G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सम चाहिए इनफाइनाइट टर्म्स का, ठीक है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 के बराबर, यहाँ पर A कितना दे रखा है 1, और R की वैल्यू कितनी है 1/2, सो 1 माइनस R, ठीक है, R की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2। याद आ गया सम का फार्मूला, ठीक, तो 1 माइनस 1/2 इज हाफ, ऊपर ले जाओगे तो 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। सो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो गया तुम्हारा इसके बराबर, तो तुम्हारा एफ नेट की वैल्यू जो निकली दैट कम्स आउट टू बी G स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M इंटू इनका सबका सम आ गया 2 के बराबर, तो 2G स्मॉल m कैपिटल M, दिस मस्ट बी द एफ नेट। ये वैल्यू हो गई आपकी एफ नेट के इक्वल, मीन्स इतना फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। बताओ कोई दिक्कत इतने में, ठीक है, इजी पार्ट है ये भी, इसमें कहीं परेशानियां आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से ना, आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ठीक है।